सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, हमारे वज़रा ये बयान दे रहे हैं कि इंडिया हमले की तैयारी कर रहा है और हम जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब, और आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे जो डॉक्टर शेख महमूद साहब हैं, उनकी तदफीन जनाब नगर रबुआ में हुई है। इस बारे में भी खान साहब से बातचीत करेंगे। खान साहब, कितने दिन और जश्न चलेगा हमारा? देखें जी, कौम को खुश करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कामयाबी जो पाकिस्तान ने हासिल की है और उसको ज्यादा से ज्यादा उजागर करके उसको ज्यादा बेस बना के मौजूदा हुकूमत जो है अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ज्यादा शोर डाल रही है। तो डाल लेंगे, जितने चंद दिन और डाल देंगे, इससे ज्यादा और क्या है इनके पास। ये ना ना अगली जंग तक ये जश्न ही मनाते रहे। नहीं, अब इन्हीं अंदर की खबर तो इनको ये पता है कि भाई इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जंग अमेरिका होने नहीं देगा। जो अमेरिका ने फैसला कर लिया कि भाई इनके दरमियान अब जंग नहीं होनी, और उसने कुछ गाइडलाइन भी दी है आइंदा के मुस्तकबिल के लिए, किन लाइनों पे इन्हें काम करना चाहिए। तो उस लिहाज से इन्हें ये पता है कि जंग तब होनी नहीं, इसलिए ज्यादा जो कामयाबी हासिल की है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फेवर के अंदर। उससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और ये सियासतदानों का काम है। हाँ सर, जो लोग भी इस जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनकी तस्वीरें बार बार भी शाया की जा रही है। यहाँ पे कुछ हिकमत अमली का नहीं मुजाहरा करना चाहिए? क्या जरूरत है? अपने जितने भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तो आपको पता है दहशत गर्दी के वाकयात आए दिन होते रहते हैं। देखें, असल बात तो यही है कि जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी पनप रही है उसको रोकने की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, और ऐसी मामलात को उछालने से, जो कुछ 3 रोजा जंग के अंदर हुआ है उसको ज्यादा उछालने से, जो अहम मामलात हैं दहशत गर्दी के, जिसने मुल्क के दो हिस्सों के अंदर, केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल को बहुत ज्यादा बिगाड़ा हुआ है, उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। और फिर उन दुश्मनों को जो इन मामलात में मुलविस हैं, अपना काम करने का खुला मौका मिल जाता है। उन्हें ऐसी फील्ड मिल जाती है, ऐसा माहौल मिल जाता है जिसमें वो अपनी कार्रवाई जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो असल तवज्जो तो उसकी तरफ होनी चाहिए, हुकूमत की भी और तमाम इदारों की भी, जो जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है मुल्क की। दहशत गर्दी के वाकयात में कोई कमी नजर आ रही है आपको? देखिए, ये वाकयात जो है ना, दहशत गर्दी के हमेशा ऊंच नीच का शिकार रहते हैं। एक बड़ा दहशत गर्दी का वाकयात करने के बाद फिर हमेशा एक छोटा सा गैप आ जाता है, जिसके अंदर लोगों की तवज्जो या इदारों की तवज्जो जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद फिर कोई ना कोई वाकया जो है वो ऐसा हो जाता है। लेकिन सूरत हाल जो सरहदी इलाके हैं उनमें अभी तक कहा जाता है कि कंट्रोल में नहीं है हुकूमत के। बाज़ जगह कर्फ्यू भी अभी तक कायम है, और बाज़ जगहों के ऊपर जो है वो दहशत गर्दी के वाकयात मुसलसल हो रहे हैं, जो रिपोर्ट नहीं करते। जब ISPR वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ जी, हम इतने सौ हमने इस हफ्ते के दौरान दहशत गर्दी के जो है स्टेप्स अपने दहशत गर्दी के खिलाफ हमने इतने हमले रोके हैं, ये इतने स्टेप्स उठाए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वाकयात तो हो रहे हैं ना, जिनका मुकाबला हुकूमत को करना पड़ता है। रोजमर्रा के मामलात के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हुकूमत ना प्रेस में आने दे रही है और ना ही खुद उसका इजहार करती है। लेकिन ये हकीकत है कि दहशत गर्दी के वाकयात रोज की बुनियाद पर सिक्योरिटी एजेंसीज को उनका मुकाबला करना पड़ रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा इंडिया के हालात पे नजर डालने, इंडियन पब्लिक बड़ी नाराज है मोदी से, और ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पे है। पता नहीं वो ठीक है या नहीं ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे पास उसकी कोई 100% कंफर्म नहीं है हमारे पास, कि मोदी के घर पे भी हमला दिखाया जा रहा है। कितना मुश्किल हो गया है इस वक्त मोदी को इंडिया में अपनी सियासत को जिंदा रखना। जो इंडिया की पॉलिसी थी या जो इंडिया करना चाहता था वो करने में कामयाब नहीं हुआ, या जो उसका एक प्लान आम पब्लिक में एक रोप सा डाला हुआ था कि हम बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं, हमारे लिए पाकिस्तान एक तैरने वाला है, उसमें उसको कामयाबी नहीं हुई। और सबसे ज्यादा काम जो दिखाया है वो जो
तैयारे गिरे हैं उनके, उसकी वजह से उनकी पोजीशन और ज्यादा कमजोर हो पड़ी। जहां तक मिसाइल्स के साथ नुकसान होने का ताल्लुक है, दोनों तरफ हुआ है, हमने भी उनका पहुंचाया है, उन्होंने भी हमारे जो एयरफील्ड है उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये जो बढ़तरी हासिल हुई है, फिजाई बढ़तरी पाकिस्तान ने हासिल की है, उससे इंडिया की पोजीशन जो है वो कमजोर हुई है, अपनी सियासत के अंदर भी, अपने मोदी साहब के जो प्लान थे उनके अंदर भी। तो जाहिर है कि लोगों को उसका गुस्सा है और वो निकाल रहे हैं तो अपने सियासी पार्टी के ऊपर, जिसके सरबराह मोदी साहब है। अच्छा खान साहब, अभी थोड़ी सी ये बताइए कि मजहबी कार्ड पाकिस्तान में खेला जाता, अभी आपने दहशतगर्दी की बात की, तो ये जो मजहबी कार्ड लोग खेलते हैं वो भी दहशतगर्दी नहीं कहलाते वैसे तो? देखिए, है तो वो भी दहशतगर्दी की एक किस्म, लेकिन ये तो हुकूमत के इख्तियार में, जिनके हाथ में मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, प्रिंट मीडिया, के वो उसको किस तरह बयान करते हैं। लेकिन जो उससे रिजल्ट निकलते हैं, जो उससे तो यही पता लगता है कि हाँ, ये भी एक दहशतगर्दी की किस्म है। जो जिस जो मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसके जो बुरे नताइज सामने आते हैं, वो भी एक किस्म की यकीनन दहशतगर्दी ही है। अच्छा, ये चंद माह में बड़ी तादाद में आप देखें कि ऐसे जानी नुकसानात हुए जिसमें अहमदियों के भी और क्रिश्चियन भी हैं, मैंने उनके मतलब भी जब पता किया, लेकिन गवर्नमेंट की तो बिल्कुल इसके बारे में सोई हुई है, कोई उनको फिक्र नहीं है किसी किस्म की। ऐसे गवर्नमेंट जो है वो अवाम का को नाराज नहीं करना चाहती, या ऐसी बातों को उछाल कर अपनी पोजीशन को खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि हुकूमत इस वक्त जेरे असर है तमाम जो मजहबी तंजीमों हैं उनके। नून लीग जो है वो हमेशा मजहबी तंजीमों के साथ बना के रखती है, और पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही है कि चले इसी बहाने उनको कुछ इक़्तिदार के अंदर हिस्सा मिला हुआ है। वरना पीपल्स पार्टी इस कदर मजहब कार्ड को इस्तेमाल करने की, वो उसने उसी की किए धरते से ये ऐसा माहौल बना पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान अपनी पटरी से उतर गया, अपनी लाइन से उतर गया। लेकिन जो रोजमर्रा के मामला आज हम देखते हैं, उसके अंदर नून लीग ज्यादा नुमाया होकर सामने आ रही है, और वो नाव सद्देबाब करने की तरफ तवज्जो दे रही है। इसीलिए आप ये देखेंगे मजहबी कार्ड के अंदर जो कुछ वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें अक़लियतों के साथ हो रहे हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा वो मुतासर होते हैं इन हालात के साथ। अभी भी जो उनकी वेबसाइट है पाकिस्तान की मसीह बरादरी की चर्चा है, उसमें भी उन्होंने 2 वाकयात जो है वीडियोस के साथ डाले हुए हैं, जिसके अंदर एक नौजवान को, ईसाई नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, और एक ईसाई जो बेचारा मुलाजिम था किसी जिम्मेदार का, उसको जिस बेदर्दी से मारा गया है, उसकी भी उन्होंने वीडियोस को डाला दी है। तो ये तो है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अक़लियतें या ये कमजोर है ताकत के लिहाज से, और फिर उनके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाता, इसलिए वो ज्यादा तादाद में पिस रहे हैं, और ज्यादा उनके ऊपर मुश्किल वक्त जो है वो आया हुआ है, जो मतलब हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं खान साहब को भी कि ये मसीह लफ्ज़ इस्तेमाल वो कहते करें या क्रिश्चियन करें, और क्योंकि हम लोग यूरोप में रहते हैं तो पाकिस्तान में तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं होता, और आइंदा कोशिश करेंगे। खान साहब आप भी ज़रा ये मसीह लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा खान साहब, ये बताइए, ये डॉक्टर साहब के बारे में मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए कॉमर्स में, इतनी बड़ी तादाद ने लोगों ने उनकी तारीफ़ की, किसी ने कहा मेरे फादर का इलाज करवाया मैंने, किसी ने, बेशुमार लोगों ने तारीफ़ की। और कल पाकिस्तान चनाबनगर रबुआ में उनकी तदफीन में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। तो ऐसे अनमोल हीरे जो हम खो देते हैं, इसका भी हुकूमत को कोई एहसास नहीं? हुकूमत को इस बात का कोई एहसास नहीं है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसी 1 माह में 30 डॉक्टर शहीद हुआ है, और वैसे भी 30-35 डॉक्टर जो है सिर्फ इसी कम्युनिटी के शहीद किए जा चुके हैं। 4 दिन के लिए हुकूमत उस अफसोस का हिस्सा बनती है, या उस बात को दबा के रखती है, उसके बाद फिर भूल भाल जाते हैं। कोई भी मुस्तकिल एक्शन ऐसा नहीं लेता हुकूमत की तरफ से, ना ऐसे लोगों को जिन्होंने हलाक किया होता है
उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है या उन्हें सजा दे के उसको हाईलाइट किया जाए कि हाँ भाई ये वाकया इसने इस डॉक्टर को मारा था या इसने किसी नाकर्दा शख्स को हलाक किया था और उसके ये हमने एक्शन लिया और ये अदालत ने इसको सजा दी। ऐसे वाकयात को नुमाया करने में बजाय हुकूमत छुपाती है और उसको हाईलाइट नहीं करती, जिसकी वजह से इसका कोई ऐसा ज्यादा असर जो है वो नहीं पड़ता सोसाइटी के ऊपर। और 4 दिन के बाद फिर वैसा वाकया हो जाता है। अच्छा, ये भी एक चंद दिन पहले मैंने वैसे कल प्रोग्राम किया था, एक सीनियर सहाफ़ी ने बताया था कि कादियानी कार्ड खेला जाएगा। अभी मजीद आप देखते हैं कि कोई ऐसे वाकयात हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक मुस्तकिल है, ये एमजे कम्युनिटी के साथ जो कुछ होता है ये एक मुस्तकिल कार्ड है जो जब चाहे अपने उल्लू सीधा करने के, चाहे वो सियासी जमातें हो चाहे वो मजहबी जमातें हो, वो उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। अगर ऐसे वाकयात होने के बाद सियासी जमातें स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जारी करें इसके खिलाफ कि इस वाकये की मजम्मत करें तो फिर यकीनन माहौल में उसका असर पड़ेगा। लेकिन ये सब डरपोक है और ये अपनी जान बचाने की खातिर, अपनी गर्दन बचाने की खातिर जो है ये इस किस्म के बयानात मजम्मत वाले बयानात जारी नहीं करते। तो इसलिए जो है ये माशरे के अंदर इस वाक़े को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं और फिर एक नया वाक़या जब हो जाता है। डॉक्टर साहब की जात का ताल्लुक है, इसमें यह है कि बिलाशुबा हजारों लोगों ने उनकी ताजीद के लिए खत लिखे, मतलब कमेंट्स लिखे हैं यूट्यूब के ऊपर। और जो वहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर है डॉक्टर नूरुल हुदा, उनका बड़ा ही जबरदस्त खत जो है वो इस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हो रहा है। और उन्होंने लिखा है कि वाकई ये एक मसीहा शख्स था, इसके साथ मेरा वास्ता पड़ा और मैंने देखा कि सैकड़ों लोगों का उस बंदे ने फ्री इलाज किया कि जिसको हमने कह दिया कभी इसको देखने, तो उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। और यानी आज के जमाने के अंदर जहाँ आम डॉक्टर जो है वो 500 रुपए की फीस लेता है, वहां उन्होंने अपनी फीस 300 रुपए रखी हुई थी। ये भी एक आर्टिकल किसी मरीज ने जो है वो कहता मेरी फैमिली के सारे हम खानदान जो है वो उन्हीं को दिखाता था। हालांकि वो एमडी नहीं है, सरगोदे के किसी इलाके के हैं, गांव का नाम लिखा हुआ है, वहां के रहने वाले हैं। और उन्होंने लिखा कि हमारा सारा खानदान के वो डॉक्टर थे और वो हमसे 300 रुपए फीस, हमारी माली हालत देख के वो 300 रुपए लिया करते थे, जबकि आम डॉक्टर सरगोदे के अंदर 500 रुपए फीस लेता है। इस किस्म का एक इंसान था। तो इसलिए हर तरफ मतलब बहुत सारे आर्टिकल भी आए हैं, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा। और जब जनाजा पढ़ के ये लोग वापस गई है उनकी फैमिली वहां पे, तो वो लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वो गली और मोहल्ला जब लोगों से भरा हुआ था कि भाई कब लोग आए तो हम इनके साथ अफसोस करें। और क्योंकि मेरा मुसलसल राब्ता है, दिन में कई दफा बात होती है घर, तो वो मुसलसल लोग जो है वो आ रहे हैं। और जब ये लोग लाश को लेकर रबा चले गए थे तो लोग उस वक्त भी वहां आ रहे थे और उनके घर के सामने जो पेट्रोल पंप है उससे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कब आएंगे, ये कहाँ तदफीन के लिए लेके गए, हमने डॉक्टर साहब का अफसोस कर रहा है। और ये हुआ है जो ये पहुंचे हैं वहां से तदफीन के पास दोपहर को, वहां से इतवार को, तो वहां दुनिया पहले से मौजूद थी और सारा दिन रात तक दुनिया जो है वो आती रही। और आज सुबह भी जो मेरी बात हुई है, अभी भी लोग सुबह से मुसलसल लोग जो है वो आ रहे हैं। हाँ साहब, वैसे तो छोटी छोटी बात पे ये कौमी असम्बली में बातें शुरू हो जाती हैं, सूबाई असम्बली में, मगर इतना बड़ा डॉक्टर और मीडिया भी पाकिस्तान की ये इतराफ़ कर रही, तो इसके मतलब क्यों किसी ने नहीं आवाज़ उठाई वहाँ पे? देखिए, मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का सियासतदान जो है ना उसका ज़मीर बिल्कुल मुर्दा ज़मीर मालिक है, ज़मीर है नहीं जिसे कहते हैं। कभी भी इन बातों को ऊपर ज़बान नहीं खोलते। वो अपने छोटे छोटे मामलात के लिए वो धड़ाधड़ तकरीरें करेंगे, वहां पर नेशनल असम्बली के अंदर भी बयानबाजी भी करेंगे और इन मामलात के अंदर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि भाई हम ऐसी बात करेंगे तो हो सकता है 2-4 मौलवी उठ के हमारे खिलाफ बयानबाजी कर दें, उससे डरते हैं, इसलिए नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई है कि डॉक्टर साहब को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो किसी भी यूरोप के मुल्क में ज़िंदगी गुजार सकते थे, मगर उन्होंने अपने लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये खिदमत का जो काम शुरू किया था उसी को वो करना चाह रहे थे और उनको बार बार धमकियाँ मिल रही थी। हाँ साहब, धमकियाँ हमें फ़र्ज़ करें मिले तो कोई
बंदा थोड़ा बहुत अपने आप को इधर उधर कर लेता, मगर डॉक्टर साहब न डर थे, वहीं अपना काम जारी रखा उन्होंने, वहीं मरीजों का इलाज जिस तरह कर रहे थे। इसका मतलब अपने मरीजों से मोहब्बत भी वो करते थे ना। लाजमी उनको इंसानियत से मोहब्बत थी। जो बीबीसी में उनके बच्चों ने उनके वाकयात बताए हैं, उससे साफ मतलब जाहिर होता है कि वो इंसानियत से प्यार करने वाला इंसान था। अब उनके घर के आगे जो पुलिस पहरा दे रही है, जब से वो तो 3 करके गए हैं, जब उनको मुसलसल धमकियां दे रहे थे और उनको ये धमकियां पुलिस के नोटिस में लाई जा रही थी, उस वक्त तो उनको ख्याल नहीं आया कि हम इस बंदे के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर दें। इस बंदे को दिन के अंदर 10-12 फोन आते हो, खत उसके घर पे फेंके जाते हो, उसके घर के ऊपर चिपका कर दिया जाता हो पेपर धमकियों का, या उसके घर के दरवाजे के ऊपर नारे लिखे जाते हो गलत किस्म के। ये सारा माहौल एक अरसे से बन रहा था और उसका नोट इस इंतजामिया को, सरगोदे की इंतजामिया को उसका नोटिस दिया, नोटिस में लाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। अब जब कोई बेचारा इस दुनिया से चला गया, अब घर के आगे जो है सिक्योरिटी बैठी हुई है, कोई शायद घर वालों की हिफाजत के लिए, जबकि लोग जो है अफसोस वगैरह के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए बर वक्त इकदाम, उस वक्त जो मतलब जिस मौके पे इकदाम उठाना होता है, उस वक्त तो सुस्ती दिखा देते हैं, ये उस तरफ तवज्जो नहीं करते। अब जो डीआईजी साहब जिनकी इन्वेस्टिगेशन लगाई जा रही है, वो भी बड़े धमके से कह रहे हैं। बाद लोगों ने उनको फोन किया है तो उन्होंने यही कहा कि नहीं जी आप बेफिक्र है, हम पूरी तरह इसकी तहकीक करेंगे और हम मुल्जिमान को पकड़ के छोड़ेंगे। और बाद डॉक्टरों ने उनको फोन किया है डीआईजी को, जो इसी तफ्तीश के ऊपर लगे हुए हैं, तो उनकी मार्फत भी यही पता लगा है कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल गैर जानबदार होके तो इस मामले की तहकीकात करेंगे। इसलिए कि बहुत से लोगों को शक है कि शायद इस मामले के अंदर पुलिस जो है वो चंद गुजरने के बाद जो है सुस्ती दिखाएगी और इसको शायद तो अपने आखिरी नतीजे तक ना पहुंचाने में कोई मदद करे, या इसको भूल जाए या इसको इग्नोर कर दे। तो इसलिए बहुत सारी तंजीमें भी और बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है फोन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी बहुत डॉक्टर्स के फोन जो है वो गए हैं डीआईजी साहब को। तो देखें अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन आइंदा के लिए कम से कम बहुत बड़ा हुकूमत के लिए ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि जब इस तरह वाकयात मुसलसल हो रहे हैं तो क्यों नहीं एमडी डॉक्टर्स की जो है हिफाजत के लिए पुलिस को मुतयन किया जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हमारे जो डॉक्टर हैं वहाँ पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े लोग हैं, कल कोई एक और भी डॉक्टर का मैं देख रहा था किसी इलाके में कत्ल हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि अहमदी हो, दूसरे भी जो डॉक्टर हैं वो भी बड़े कीमती सरमाया पाकिस्तान का है। हर इंसान ही मेरे हिसाब से तो कीमती सरमाया है। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, कॉमर्स में कुछ लोग लिखते हैं जी आपके जो ऊपर टाइटल लिखा होता है वो मिलता नहीं, वो बड़ा मुख्तसर लिखा होता है, सवालिया निशान होता है, और उसके ऊपर मैं कितना बड़ा लिखें ज़रा ये हमें बताएं। तस्वीरें भी लगानी होती हैं और फिर आपको पता है थोड़ा सा ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि कोई पता चले प्रोग्राम भी ज़बरदस्त किस्म का है। तो हर चीज़ पे एतराज़ मेरा ख़्याल मुनासिब नहीं होता। एक सरगोदे के इलाके में वाक़या पेश आया, वो वीडियो मुझे किसी ने कल भेजी थी। वहाँ पे एक नौजवान को जो ताकतवर लोग हैं वो मार रहे थे, फिर एक औरत की वीडियो हमारे सामने आई, उसको मारा गया। पता चला है कि अब जब सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो चली तो फिर डीपीओ को, सरगोदा को होश आ गया और ये बड़ी देर से दंदनाते फिर रहे थे लोग। और उस वक़्त इसको सब पुलिस को पता होता है क्योंकि ये साथ मिले होते हैं। सोशल मीडिया पे जब तक कुछ चीज़ ना चले इनको समझ नहीं आती। प्रोग्राम को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, ये दूसरी दफ़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सुबह एक प्रोग्राम किया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और मुझे कुछ दोस्तों ने लिखा, उनका भी शुक्रिया। यूरोपियन यूनियन जो है, आपने सुना होगा आजकल ये अफवाहें चल रही हैं कि इंग्लैंड वापस उसमें जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या इस पर बातचीत हो रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और जो इंसानी स्मगलिंग है इसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि क्या मुआहदा होने जा रहा है और क्या अभी तक हो चुका है यूरोपियन यूनियन के साथ इंग्लैंड का।
एक तो जो सबसे बड़ा इशू था वो था ये फिश का, और उसका एक मुआहदा इनका तय पा गया है यूरोपियन यूनियन के साथ कि वही जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह ही मुकम्मल तौर पर जो भी ये फिश का बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं आएगी। शायद ये 12 साल तक रहेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या चेंजिंग आती है। फिर एक और इशू था कि लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं जो यूरोपियन, उनके लिए कोई सहूलत दी जाए, और उस पर अभी मुकम्मल कोई साइन वगैरह नहीं हुए। लेकिन जो 30 साल तक के नौजवान हैं, जो जवान भी कह सकते हैं, नौजवान भी कह सकते हैं, यंग जिसे आप कह सकते हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है कि वो उसी तरह आके जिस तरह वो पहले यहाँ पे रह के काम ढूंढ सकते थे, काम कर सकते थे, इस तरह के कवानीन बनाने पे गौर किया जा रहा। अभी ये बिल पास नहीं हुआ, इस पर बातचीत हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बिल भी जल्द पास कर लिया जाएगा। और फिर जो फर्ज करें जर्मनी में रहते हैं लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 30 साल तक है, वो आके यहाँ पे अगर कोई काम वगैरह करना चाहे, बिजनेस करना चाहें, काम ढूंढना चाहें, इस तरह का कोई फार्मूला सामने आ रहा है, और जैसे ही ये मुकम्मल आएगा आपको बताएंगे। मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पे ये खबरें लगा रहे हैं कि शायद वही जो पहले पिकनिक थी, लोग इंग्लैंड में आते थे, बेनिफिट लेते थे, उसी तरह का कोई सिस्टम चलने वाला है। ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी नज़र आ रही, और सिर्फ उन लोगों को ये अपना फ़ायदा पहुंचेगा जो बिजनेस करना चाहे, जो काम करना चाहे, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसमें काफ़ी शर्तें हैं। उसमें तो आपको पता है कि जिसने भी काम करना है उसको टैक्स भी देना पड़ेगा और काफ़ी अखराजात है, किसी किस्म की हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो नया फार्मूला है 30 साल तक आने वाला है, इसमें कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश नज़र आ रही है। लेकिन जब ये पास हो जाएगा फिर आपको बताएंगे। हमारे पाकिस्तानी तो इतने हैं भी नहीं जो फिश का बिजनेस करते हैं, लेकिन हाँ 30 साल तक के लड़के लड़कियां वाला यहाँ पे उनके लिए काफ़ी बेहतर चांसेस है, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट है काम की, इनके पास लोग नहीं है। और दूसरे ममालिक से जो आते हैं उनके लिए इनको काफ़ी मुश्किल का सामना है, वीज़े वगैरह आप सबके इल्म में है, वर्क परमिट जो है। और उस पर जो यहाँ मुश्किल आ रही है वो ये भी आ रही कि मुख्तलिफ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तानी, वो मुख्तलिफ कंपनियां बना के, लिमिटेड कंपनियां, तो उस पर लोगों को बुला लेते हैं यहाँ, और यहाँ पे बुला के फिर वो कंपनियां उड़ा देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो देखती रहती है। फिर कई जाली कंपनियां पिछले दिनों जाली से बना के पता ही नहीं लवारस चल रही थी। यहाँ पे लिमिटेड कंपनी बड़ी आसान है दूसरे ममालिक की निस्बत। फर्ज करें मैं थोड़ा सा बता भी देता ताकि लोगों को पता चलता है। जो जर्मनी है वहाँ अगर GmbH बनाना हो तो आपको अदालत में जाना पड़ता है, आर्म गरीक से शायद बकायदा तौर पर उसकी इजाज़त आती है, और फिर कोई 25,000 यूरो के करीब शो भी करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। इसी तरह दूसरे मालिक में भी कंपनी बनानी इतनी आसान नहीं, मगर यहाँ पे आप बड़े आराम के साथ कोई 40-50 से पाउंड आपके लगेंगे और वो आप कंपनी बना लेंगे। कई ऐसे बैंक है जैसे टाइट बैंक है, दूसरे, अगर उनके ज़रिए आप कंपनी खोलते हैं लिमिटेड, तो बताया जाता है कि 12.5 पाउंड में आपकी कंपनी खुल जाती है। और वो जो बैंक है वो आपने वहाँ पे बिजनेस अकाउंट खोलना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 30 साल से कम उम्र, जैसे ही एग्रीमेंट होता है, आज हो जाए कल हो जाए, हो जाएगा ये, तो वो यहाँ पे आके लिमिटेड कंपनियां खोल सकती है। उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका होगा। देखिए इसका अभी मैं अपने अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ सकी। जब मुकम्मल सामने आएंगी फिर आप अपना ज़हन बनाएं। अब आ जाते दूसरी तरफ इंसानी स्मगलिंग, उससे बड़े तंग है इंग्लैंड और जर्मनी, यूरोप पूरा तंग है। और अभी मुझे ये भी इतला मिली है कि इटली में भी कोई ऐसे कवानीन बने हैं, मैं चेक नहीं कर सका, टाइम नहीं था, इमिग्रेशन के नए कवानीन जो काफ़ी सख्त है। तो अब जो जर्मनी है
वहाँ की जो नई गवर्नमेंट है वो बड़ी इस पे काम कर रही है और उन्होंने काफ़ी सख्ती की है। लोगों को लोगों की पकड़ दकड़ के भी वाकयात हुए। पिछले दिनों मैंने बताया था कि वो 300-350 लोग जो लेके आए थे, 6-7 लोग गिरफ्तार भी हुए थे, कोई बेल्जियम से, कोई जर्मनी से। जो लोग वहाँ पे आए थे पोलैंड के रास्ते, जब पोलैंड की गवर्नमेंट को उनको वापस करने के लिए कोई 2-4 बंदे पकड़े हैं जर्मन गवर्नमेंट ने, तो वो पोलैंड वालों ने वापस नहीं लिए और वो फिर ज़ाहिर है जर्मनी में आ गए। तो ये चाहते हैं कि बॉर्डर से दूसरी तरफ ही रोका जाए हर जगह पे, उसमें कहाँ तक कामयाब रहते हैं। यही हालात इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म भी इसी परेशानी में, उनको मैंने देखा तकरीरें जितनी भी हैं, वो भी इमिग्रेशन पे बात करते, सख्ती करते जा रहे हैं और जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। काफ़ी चीज़ें जो है वो सख्त होती जा रही है, लोगों की पकड़ दकड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी, जितनी तेज़ी के साथ अब पुलिस यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार करती है। जो सियासी पनाह के केस ख़त्म हो गए या जो भी लोग बेचारे परेशान होते हैं और बाद में पेपर नहीं होते, वो कहीं पे काम भी करते हैं तो जो 20 पाउंड या 15 पाउंड वाला काम होता है वो 3 पाउंड में कर रहे होते हैं। मजबूरी है, तो मजबूरी में फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये जर्मनी और इंग्लैंड जो शिपों के ज़रिए यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रॉलों के ज़रिए आते हैं इंग्लैंड में, बड़ी इस वक्त उनके लिए भी सख्ती शुरू की हुई है और हम हर वक्त आपको बताते रहते हैं कि लोगों को पकड़ के वापस भेजा जाता है, यूरोप के हवाले किया जाता है। वो फिर कोशिश करते हैं, पुलिस इसी काम पे लगी हुई है। इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ और यूरोप के जितने ममालिक हैं वहाँ पे इसी पर तवज्जो दी जा रही कि इनको कैसे रोका जाए। जो हुनरमंद अफराद है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी जो इंग्लैंड ने गेम डाल ली है कि यंग लोग आएंगे, काम करेंगे, तो हमें एशिया और इधर उधर से बंदे नहीं लेने पड़ेंगे, तो हम इनको करीब से, ज़ाहिर है यूरोप के लोग आएंगे तो ये फ़ायदे में रहेंगे, इनको यहाँ आके यूरोपियन पासपोर्ट पे आराम से रह भी सकेंगे जिस तरह पहले रह रहे थे, टैक्स भी देंगे। गैर कानूनी तो ये रहेंगे नहीं, गैर कानूनी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है रहना, बड़ा महंगा काम है। और ये जो दूसरे आते हैं वो फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है गवर्नमेंट के लिए भी। इसी वजह से ये काफ़ी कुछ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्राइम जो कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं। अभी मैं देख रहा था एक सीरियन जर्मनी में कई लोगों को ज़ख्मी करके भाग गया, पुलिस उसको भी ढूंढ रही, उसकी भी तस्वीर लगा देंगे बोर्ड पे और पुलिस कह रही इससे बचो। ये शाम का बंदा, मैंने वैसे आपको बता दिया, क्योंकि इतना खौफ है जर्मनी में गैर मुल्कियों ने डाल दिया है जो सियासी पनाह ले या क्रिमिनल है। बाकी अच्छे लोग तो बहुत बड़ी तादाद में जर्मनी में गैर मुल्की हैं, बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन जो चंद एक होते हैं, मुसीबत ये होती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ भी हमारे पाकिस्तानी क्राइम में काफ़ी नंबर लेके जा रहे हैं इंग्लैंड में। तो जनाब ये कुछ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको बताते रहेंगे। लेकिन इन लोगों पे ऊपर यकीन ना करें, कई अपने मशवरे दे रहे हैं टिकटॉक पे बैठ के, मैं उनकी बातें सुन के हैरान रह जाता हूँ। उनको पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ ये कि मेरा हमारा चैनल वो कहते हैं फॉलो कर लो, पता नहीं 1 पाउंड 1.5 पाउंड लगता है, क्या होता है, 1 यूरो लगते हैं, 3 यूरो, इस तरह की कहानियाँ सुना के अपना सिस्टम चला रहे होते हैं। लेकिन जो सच और हकीकत है वो सिर्फ आपको 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल पे मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी अपडेट हुई वो आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो तो आपको पता है दिन ब दिन ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया जो है वो इस खौफ में मुब्तला है जी, पाकिस्तान चाइना के साथ इकट्ठे मिलकर इंडिया को जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ हैं सर महमूद। सर क्या देखते हैं, चाइना की वजह से इंडिया में वाक़ई कुछ इस तरह के हालात है कि उसको खौफ है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को मुँह तोड़ जवाब देगा अगर कुछ इस तरह के हालात हुए तो? देखें, अभी तक तो ये हुआ कि जो चाइना का ही जो अकलीदी किरदार रहा है सारी जंग में, 2 ही बंदों का रहा है। 2 अरब आबादी है मुसलमान मुल्कों की, इसमें
सियासतदान भी हैं, ताजर भी हैं, बड़े बड़े स्कॉलर भी हैं, फकर भी हैं। तो जंग शुरू हथियारों से चीन की हुई और रोकी ट्रंप ने है। तो चीन का किरदार तो कलीदी रहा है। उसके बाद ट्रंप कहता है कि मैंने ही सारा काम किया है। तो बजाय तो ठीक लगती बात यह है कि चीन के जो जैमर वगैरह थे जिन्होंने काम किया है, लेकिन आज आपने देखा कि इंडिया के अंदर इंडिया ने एक नया इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल जो था वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है इस जंग में, जो एटॉमिक साथ लेके जाता मवाद लेके जा सकता था। दूसरी साइड से अगर माना जाए तो अल-फतेह जो है इसके बारे में कहा जाता है कि वो भी ले जा सकता कैरियर है। तो वो उसका तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली माना हुआ कि अल-फतेह अपने फायर किए हैं। इंडिया अब केस को और तरीके से बिल्ड करना शुरू हो गया है जी। और आपने देखा कल से सवालकारी भी शुरू हो गई है। अब इस साइड पे बिलावल सवालकारी करेगा और उसके बाद जनाब इसाक डार साहब करेंगे और इंडिया ने अपनी सवालकार जो है दुनिया जान में भेजने शुरू कर रही है और वो केस को बिल्ड करना है बिल्कुल और तरीके से करने लगा है। तो चीन वाला किरदार कलीदी किरदार था, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा से सबके जहन में रहता है कि क्या यूरोप की, अमेरिका की, वेस्टर्न कंट्रीज की या जो जो है उनकी टेक्नोलॉजी मात खा जाएगी चीन से यार वो सारे खामोश होकर बैठ जाएंगे, या फिर ये होगा कि वो सब ने खेला है, चीन को मैदान में उतारा उन्होंने, चीन की जितने भी सीक्रेट थे वो सबने आगे हैं और दूसरी साइड पे अब इंडिया को ये कहा जाएगा कि तुम हमारा माल खरीदो। जैसा कहा जाता है कि M35 जो है उसके अमेरिका के वो खरीदे जा रहे हैं और उसके बाद लगातार माल आ रहा है, उससे इसराइल से भी आ रहा है। कुछ चीजें फुटेज हमें दिखाई दी जा रही हैं। इंडिया चुप करके बैठेगा, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, तो यकीनन चुप करे। शिकस्त तो उसको हुई है, ये नुकसान तो उसको हुआ है। जो मोदी जिस तरह दौड़ चढ़ा था, जो उसका ख्याल था कि मैं इसमें एक कलीदी किरदार मेरा होगा, वो तो नहीं नुकसान हुआ उसका। तो इसलिए चाइना का किरदार भी अपनी जगह पे है। इंडिया किस तरह की खरीदारी कर रहा है, किस तरह की उसका अप्रोच है, किस तरह के मामलात हैं, ये सामने आ रहे हैं। आपने दूसरी साइड भी देखा होगा कि सिंध के अंदर मातली में एक जैश ए मोहम्मद का जी एक करीबी जो है वो मौलाना मसूद अजहर का साथी जो है वो मारा गया। उसका इल्जाम भी लगाया जा रहा है, इससे पहले लगाया जा रहा था, पाकिस्तान कहता था कि जी कुछ जगह पर राज जो है वो दहशतगर्दी करवाती है, तो वो बड़ा मारा गया। तो ये सारी मिला के इस तरह की सूरत बनती है। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम है यहाँ पे कि हमारे जो सियासतदान है, जिस तरह उनकी बातें होती, इस पर बात हमने की थी कि मैं स्विमिंग पूल में था, नहा रहा था, और फिर अभी हनीफ अब्बासी का एक बयान है कि मैंने कहा तरबूज काट के लाओ। ये बातें करनी ज़रूर होती है। यहाँ से आप देखते हैं कि ये कितने सीरियस है इनकी बातों से? अच्छा, बड़ी अफसोसनाक खबर बात है। इस तरह की बातें जो हैं, ये एक पहली बात तो ये है कि ये इस बात को बताती हैं और खुद बता रही हैं कि इनका इस हुकूमत के अमल दखल कोई है नहीं है। इनको पकड़ लाया गया, इनके पास जो है वो ना कोई इख्तियार है और ना इनसे कोई सलाह मशवरा किया जाता है। ये अलग बात है कि पंजाब के जो तर्जुमान है वो सारा नवासी को क्रेडिट दे रहे हैं कि उसने किया, सब कुछ किया। नवासी हम पहले भी बात कर चुके, जब वज़ीर आज़म था उसने कहा कारगिल की जंग में मुझसे नहीं पूछा गया है। अब जब वो एक सिर्फ MNA है तो वो सारी जंग डिजाइन कर रहा था, क्योंकि बातें कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, या अकल मानने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब 2:30 बजे कहाँ से नमाज होती है पाकिस्तान में, और 2:30 बजे वो स्विमिंग पूल में थे और उनको कहा गया है। और जबकि कहा जाता है ये है कि जी हमने सुबह की नमाज पढ़ी है, उसके बाद जमात करवाई है, जिस तरह सारे बासी ने कहा है। और जावेद चौधरी ने भी कहा जी कि चीफ ऑफ स्टाफ ने जमात करवाने के बाद उसके बाद वो हमला हुआ। अब ये दुनिया की वाहिद जंग थी जो रशिया 3 साल से सर पीट के मर गया, सुपर पावर थी। दूसरी साइड पर रशिया यूक्रेन था, एक कमजोर सा मुल्क था। लेकिन उसके दूसरी नस्ल आप फिर देख लें कि गजा में कि 3 साल से इसराइल जिसके पास ताकत थी, इख्तियार था, दुनिया जान के जदीद हथियार थे, दूसरी साइड पे हमास थी, नहते लोग थे, लेकिन 3 साल से जंग उनकी भी चल रही है। पाकिस्तान की वाहिद जंग है जो फजर की नमाज पढ़ के शुरू हुई है, नाश्ता पड्डा पराठा पकड़े खत्म हो गई है और उसके बाद उसका जश्न जारी है उसका जश्न जारी है। जंग से जश्न लंबा हो गया है। तो समझ नहीं आ रही सारा था क्या और किस तरह का खेल था। जिस तरह का कहा इंडिया के जो सलामती के वजीर है उन्होंने कहा जी कि हमने तो उनको कहा भी था कि हमने हमला करना है। तो उन्होंने अभी डार साहब ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन डार साहब ये वही है कि जो करोड़ों की करप्शन के केस में जहाज पे बैठ के हकारे बासी के साथ चले गए थे और उसके बाद वापस आए तो वो वजीर खारजा है और उसके बाद उन्होंने वजीर खजाना बने थे और 76 करोड़ जो उन्होंने अपनी जो बकाया तनख्वाह थी वो भी वसूल कर ली थी उस दौर की। तो जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तानी सियासतदानों की, अजीब सी बात है
कि आप कभी इनको सुने या पाकिस्तानी एंकर को सुने, आपको गिन आती है कि किस तरह के लोग किस तरह की बातें करते हैं, गैर सीरियस बातें हैं। आप असेंबली के अंदर तकरीर उठा के दिखा लें, दुनिया जान की पार्लियामेंट में आजकल क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होती हैं, देखते हैं लोग, इनके अंदर कभी आपने सीरियस ऐसे देखी, इनके जाती मामलात होते हैं, जाती पॉइंट स्कोरिंग होती है, जाती वो जिस तरह वो चमोटे वाला टीम नहीं होती है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर होती है, ये लगता ही है कि असेंबली में चिमोटे लेके जाते हैं, बस वो चिमोटे ही उनके चलते हैं और उन चिमोटों पे वाह वाह होती है। वो वजीर आजम हो, वो अरकान असेंबली हो, कैबिनेट के हो, मेम्बरान हो, आपने ऐसा ही देखा कि आप कभी इनके सीरियस बात करते हुए देखेंगे। तो ये तो ऐसे ही है जी, वो आप किसी को भी सुन लें, वो उसको क्या नाम है, कादर पटेल को सुन लें, अली मोहम्मद को सुन लें, ख्वाजा आसफ जो सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है उसको सुन लें, हनीफ अब्बासी को सुन लें, उसके बाद बाकी सबके नाम आप एक एक आप चेक करते जाएं, आपको कभी को सीरियसनेस, हाँ कुछ बलोच कोमपरास कुछ लोग जो सेकुलर माइंड के हैं वो कुछ बात करते हैं, कभी उनकी बात से लगता है कि ये पाकिस्तान के इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं इस बात के पीछे एक सोच है, फिक्र है। तो वरना ये तो देखें, ये तो जो पार्टियों के नाम पे आते हैं तो ये तो सिर्फ हाजिर लगाते हैं, और आपको देखा कि आप इधर तरफ उठ के आप लीडर उधर देख रहे होते हैं कि मैंने जो है वो डिलीवर किया और वो मेरी हाजिरी लगी नहीं लगी, हाजिरी लगाने जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा बताएंगे हमारे देखने वालों को, ये जो दौरा था ट्रम्प का, उसके बाद वो खुश नहीं गया, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, ट्रम्प साहब का बुखार ये है कि मैं शायद मैं जब जाता हूँ तो फिर लोगों के खजाने वो खुल जाते हैं और उसके बाद वो किसी चीज से खुश नहीं होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं, आपने देखा, और उनका जो कहीं बोलने का वो वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, सोचते नहीं है। वो अमेरिका की इतने साल की पॉलिसी जो है उसको नहीं देखते हैं, अमेरिका के ताल्लुकात को नहीं देखते हैं। अमेरिका बड़ा मुल्क था, उसकी बड़ा किरदार भी रहा है, लेकिन जिस तरह आके उन्होंने यूरोप वालों के खिलाफ बोला, 28 मुल्क के हैं, सारी उम्र यूरोप अमेरिका के साथ रहे हैं, ताकतवर मुल्क के हैं। उसके बाद इनके पास दुनिया की तकरीबन 48 करोड़ आबादी है इनकी। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो इनसे नहीं है, मैं तो इनकी मदद करता रहा, मैं नील को समुद्र के पार बैठा हुआ हूँ। फिर जिससे जेलेंस्की के साथ उन्होंने किया, फिर वहां जब 3-4 दिन रहे वो जो फिर के उसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि जी मुझे तो वो बर्तनों में खाना खिलाते रहे, जबकि मैं तो सोने की टूटियों से वो पानी भी इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे ट्रम्प टावर के मुकाबले कुछ नहीं है। तो उस तरह की उनकी बातें हैं। और वो चूंकि जब सऊदी शाह ने कहा था कि हम $6 अरब की उनके साथ करेंगे, $600 अरब का, उन्होंने कहा था नहीं, $1,000 अरब का कर लो। तो वो $1,000 का डॉलर कर रही है, 10 अरब का कर रहे, सऊदी अरब ने उस हफ्ते को करना क्या, कहाँ इस्तेमाल होना था, ये भी एक अलग बात है। तो ट्रम्प साहब का जो बयान आया है, अगर वो बयान सच है तो, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब का एक फौरन बयान आया कि जो उन्होंने कहा कि अलियान गजा को हम लीबिया में शिफ्ट करेंगे, तो वो मोहम्मद बिन सलमान का बयान आया कि इस तरह की कोई बात काबिल कबूल नहीं है। और आज भी एक हुक्म आया वहाँ पे, उस पे गजा पे बड़ा सख्त बयान आया सऊदी अरब का। तो लगता यही है कि जो दौरा था वो बजाय तो बहुत कामयाब था, नाच गाना भी था, खुले बाल भी थे, उसके बाद घोड़े भी थे, बंदे भी थे, सब कुछ नाचे, सारे नाचे, औरतों से लेकर घोड़े सब ऊँट सब नाचे हैं। लेकिन मेरे यहाँ नाचते नाचते सारे जो है ना वो अपने लाइन से आउट हो गए हैं। तो लगता है ऐसे ही, आप देखते जाए कि क्या होता है इनका। अच्छा, जर्मन गवर्नमेंट नई बनी और यहाँ के जो काउंसलर हैं, चांसलर हैं, उन्होंने दौरा अमेरिका का नहीं किया, ये भी एक अजीब बात नहीं इस वक्त? देखिए, हम बड़ी एहतियात से बोलेंगे क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट चूंकि बहुत सोच समझ के बोलती है और बहुत ही रख रखाव वाले हैं ये पूरी कौम जो है, तो हम बहुत सोच समझ के बोलेंगे। मुमकिन है हमसे कोई गलती हो रही हो कहीं पे, हमें अंदाजा ना हो। हम सिर्फ अच्छे लफ्जों में ही या बात करेंगे, हम कोई पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने देखा, जिस तरह ट्रम्प साहब आए, ट्रम्प साहब का इलेक्शन था, तो उसके बाद चूंकि पुरानी जो बाइडेन हुकूमत के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे और हमेशा से रहे भी हैं, अमेरिका का इंसार रहा है, जर्मनी पे रहा है, जर्मनी का दफा के मामले में अमेरिका पे रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब के इलेक्शन से जीतने पे शायद बहुत सारे लोग खुश नहीं थे यार। यकीनन बहुत सारे जहाँ पे दुनिया में संजीदा लोग हैं, तो संजीदा लोग खुश नहीं थे, इसलिए कि उनको मालूम था कि दुनिया एक पेचीदा मामले में चली जाएगी और जो निज़ाम चल रहा है, जंगें भी बाज़ औक़ात कौमों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और निज़ाम चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये एक बंदा आएगा तो सारा उठा के वो घर का सारा निज़ाम बदल देगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जब ये इलेक्शन हुए तो यहाँ पे कोई इतनी बड़ी खुशी नहीं थी। फिर दूसरी बात आपने देखा कि यहाँ की एक तंजीम जो है, जो जमात जो तीसरे नंबर पे आई है, उसके एलन मस्क ने खुल के इलेक्शन से पहले उससे खुल के जो है वो उसके हक में बोलना शुरू कर दिया।
फिर एलन मास्क ने जो जर्मन प्रेसिडेंट थे हमारे, उनके खिलाफ बात की है और वहां से करारा जवाब भी उसको मिला है। और फिर आपने देखा कि मैंने कम अज कम, मैं अपनी मुमकिन है मेरी कम इल्मी कम अकली हो कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब के इलेक्शन जीतने के बाद मैंने यहाँ से ऑफिशियल नहीं सुना कि मुबारकबाद दी गई हो। अगर दी गई है तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि फ्रांस का, यूके का, बाकी इटली का, सबका आया है। कनाडा वाला जो वज़ीर आज़म जो अभी बने हैं, आपको पता, बड़े सख्त अल्फाज भी दिए उन्होंने, बाद जगहों से खुद मार्की से सामान उठाया भी था वहां से, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद वो गए भी हैं। तो यहाँ हमारे वज़ीर आज़म जो, हमारे चांसलर जो ना गए और ना किसी पे दिया। लेकिन देखें, जो कौमें जिंदा कौमें होती हैं, जो कौमें बावकार कौमें होती हैं, और उनका आपको एक दिलचस्प लतीफ़ा सुनाता हूँ कि पिछले साल, सवा साल की बात है, मीडिया की खबर ही है कि हमारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, जो जर्मन वज़ीर ख़ारजा थी, ये पाकिस्तान के दौरे पे गई थी। तो वहाँ एक मीटिंग में जा रही थी, तो वहाँ उनसे पर्स रोका गया और सिक्योरिटी वालों ने उनसे वो, तो वो वहां से वो बैग उठा के वापस मुड़ गई थी और बाद में तरले करके ले गए थे उनको। तो बावकार कौमें जो है वो बावकार तरीके से जीती हैं और बावकार तरीके से रहती हैं। और आपको बाज़ का उनके साथ इस तरह के बावकार कौमें, उनका अमल इस तरह का होता है कि आपको उनके साथ, आपका उस मुल्क में आना है या आप उसको उनके साथ तल्लक आना, आपको फख्र महसूस होता है कि खुदा ने मुझे गैरतमंद कौम के साथ रखा है और गैरतमंद मुल्क दिया है। और ये कौम तो वैसे भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये खुदा की बड़ी बरगज़िदा कौम है और इसके दिल में इस्लाम है। लोगों के तो सर पे, टोपियों पे ना, पगड़ियों पे है, तो इसके दिल में भी है। और हम देखते भी हैं, हम इस चीज़ के गवाह भी हैं कि ये दुनिया से बड़े मुख्तलिफ लोग हैं और बड़े बावकार लोग हैं। अरे ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने भी एक अरसा जर्मनी से में गुजारा कि ये हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत के साथ बताते हैं दुनिया को कि हम किस तरह दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, अज़म बहुत चीज़ होती है। दूसरे के मामले में टांग अड़ाते नहीं है और उसकी टांग अपने एरिया में अड़े नहीं देते हैं। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा-सा आ जाएँ, ये मोदी का घर तोड़ दिया वहाँ पे, एक तो ये सवाल है। दूसरा कह रहे जी अमेरिका और पाकिस्तान ट्रम्प की बात मानेंगे, हर बात जो भी होगी उसके साथ मशवरा करेंगे। आप समझते हैं कि उसके साथ मशवरे के बाद ही दोनों मुल्क कोई फैसला करेंगे? देखें, ट्रम्प के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है, ट्रम्प के नहीं, अमेरिका के बारे में कहा जाता है, और ये बात सदियों के तजर्बे के बाद, असरों के तजर्बे के बाद साबित भी हुई है कि अमेरिका का जो दोस्त हो वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, उसको बचत, इसमें कोई शक उसको बचत हो जाती है। आजकल ट्रम्प का हाथ जो है वो पाकिस्तान के सर पे है। उसने, आपको याद होगा, 3-4 हफ्ते पहले उनका बयान आया, उनके जिम्मेदार बंदे का बयान आया था, शायद वाइस प्रेसिडेंट का आया था, कि चाइना वाले बुट है और ये ऐसी 2 नंबर चीजें बना के मार्केट में बेचते हैं। और वही चीज चाइना जिसने इस जंग के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया और उसकी टेक्नोलॉजी ने। तो जबकि ट्रम्प साहब परसों जाते हुए कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी जो हैं ये बड़े जो है ज़हीन लोग हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा बनाते रहते हैं। अब इसका मकसद क्या है, बात क्या है? ये मक्खन कहाँ तक लगाना है, किस जगह पे लगाना है, कौन सी अंगली से लगाना है, ये तो ट्रम्प साहब बेहतर जानते होंगे। दूसरी बात ये है कि हमने पहले भी बात की थी कि ईरान के मामले में अब अमेरिका ने इंतखाब करना है, ईरान या पाकिस्तान, ठीक है कि नहीं? इन दोनों मुल्कों में से, चूंकि ये हम नहीं कह रहे, आज से 10-12-14 साल पहले कुछ मुल्कों को मार्किंग की गई थी, तो अब उसी एक खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान, जिस तरह के पाकिस्तान के हुक्मरानों के, उनसे तो आप किसी अक्ल शऊर की आप उम्मीद रखते नहीं है कि कोई सोच समझ की बात करेंगे। वो एक उन्होंने पकड़ के दे दिया था वो पिछले दिनों उनका, तो वो फिर पूरा हफ्ता नाचते रहे कि जी ट्रम्प ने हमारा शुक्रिया अदा कर दिया है, बंदा तो उन्हें पकड़ के दिया है तो शुक्रिया उसने अदा कर दिया है। अभी कल से वो नाच रहे हैं कि उसने कहा है। तो जहां तक तल्लक आपने मोदी की बात की, कि देखें, इंडिया पाकिस्तान 2 मुल्कों के अंदर ऐसे मामलात बन चुके हैं, ऐसे लोग तैयार हो चुके हैं, ऐसी जमातें तैयार हो चुकी हैं कि जो ना सोचती हैं, ना समझती है, ना मुल्क की वकार है, ना उनको इंसानियत है, ना अखलाकियात है, ना कुछ है, वो जाहिल हैं। आप देख लें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई तंजीम है जो पागल कुत्तों की तरह भागती फिरती है, और इंडिया में आप देख लें कि वो कुछ लोग हैं वहाँ पे, एक मजदूर है, गरीब है, मुसलमान रेहड़ी वाला जा रहा होता है, तो उसको पकड़ के कहते हैं नारे मार, भगवान के नारे मार, उसके वो आपने देखा बात ऐसी, और उनको तंग करते हैं, रेडियो उल्टती है। इस तरह की इंताब संदी वहाँ भी बढ़ चुकी है, और वो इंताब संदी हमने पहले बात की थी कि ये रद्द अमल है जो हमने किया 70s के बाद, वहाँ बढ़ना शुरू हुई। अब वहाँ उनकी भी नाक तक आ चुकी है, और हमारा तो खैर वो माथा भी डूब चुका है। अब देखते हैं अकाउंट पे क्या होता है। तो बिल्कुल हमला हुआ होगा, क्योंकि मोदी साहब ने जिस तरह किया है। लेकिन देखें मोदी क्या करता है, किस तरह के हालात बनते हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद अगले हफ्ते 10 दिन में अंदाजा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका।
जज़ाकल्लाह जी। ये थे जनाब सर महमूद, ज़बरदस्त तरीके के साथ आपको बताया। वीडियो हमारे पास है कि मोदी के घर पे हमला हुआ है। मुसीबत ये है कि मोदी के लिए अब बन गई है जनाब मुसीबत कि वो कहते हैं आपने ये पंगा लिया क्यों? अगर आपको पता था कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आपकी बढ़कें, सड़कें सब प्रोग्राम जो था वो शर्मिंदा हुआ और हमारे लिए अब सर उठा के चलना मुश्किल हो गया इंडियन के लिए। आज ही एक मेरे जानने वाले पाकिस्तान से आए, वो कहते रास्ते में शायद तुर्किश एयरलाइन पे आए, तो वो कहते मुझे इस्तांबुल में एक इंडियन मिल गए स्टूडेंट और उन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया। कहते इंग्लैंड उतरे और मैं हैरान था कि उनको कोई सवाल नहीं किया इमिग्रेशन ने। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे जानने वाले थे उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट था, ये तो ऑटोमेटिक वो जहाँ से लगा गेट वहाँ से बाहर आ गए। तो कहते इतने टाइम में वो भी बाहर आ गए। तो मैंने पूछा कोई सवाल जवाब नहीं किया आपसे? वो कहते नहीं। मगर अगर पाकिस्तानी होते तो वो उनको साइड पे बिठा देना था स्टूडेंट को, फिर सवालों की बारिश भी हो जानी थी। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, इंडियन के साथ भी होता है। मगर मेरा ख्याल है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्हें भी कुछ सीखना चाहिए, अपना सिस्टम बेहतर करना चाहिए, बजाय ये बताते रहे सियासतदान के मैंने कहा लाओ तरबूज काट कर। इस तरह की बहकी हुई बातों से एहतियात करनी चाहिए। आप मीडिया पे आते हैं तो कोई पायदार बात करे, कोई समझदार बात करें। नाज़रीन, अमेरिका की मैं थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी सर ने भी आपको बताया, मेरा एक अमेरिकन कंपनी के साथ बिज़नेस मैंने किया था और मैं हैरान था कि जब तक उसको मतलब था उस बंदे को, उस कंपनी को, वो मुबारक करते थे। लेकिन जैसे ही उसने छुरा घोंपने का प्रोग्राम बनाया तो माथे पे आँखें रख ली और अपने मतलब था कि ये अमेरिका से ठीक चलता है। तो जब ये एकदम आँखें बदल ले तो समझे फिर इनको कोई एहसास नहीं होता कि क्या हो गया है, किसी का कितना नुकसान हुआ, कोई किस अज़ियत में गुज़रा है, क्या उसकी मेहनत कितनी थी। तो पाकिस्तान के साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ। अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनका माइंड सिर्फ बिज़नेस की तरफ होता है, अपने मतलब के लिए वो काम चलाते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। मगर अल्लाह का शुक्र है आज उन लोगों को कोई भी नहीं जानता और 9 टीवी के ज़रिए मुझे मुबारक जावेद को सब जानते हैं और उनको लोग, मेरा ख़्याल है कि उनके ज़हन में भी आहिस्ता-आहिस्ता निकलता जा रहा है कि कोई इस तरह की कंपनी थी। मेरा प्रोग्राम भी वो देखते हैं, शायद उनको ये मैसेज मिल जाए, लेकिन उनको भी पता चल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।